अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की टैक्सेशन किस तरह से होती है, फाइनेंस एक्ट 2026 से पहले किस तरह से हो रही थी, क्या उसके रेट्स थे, और फाइनेंस एक्ट 2026 आने के बाद यानी कि 1 जुलाई 2026 के बाद से जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी टैक्सेशन किस तरह से होगी, उनके टैक्स के रेट्स क्या हैं, हम ये डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। इसके अलावा अप्रैल 2026 में SRO 545 546 जारी हुआ, क्या उसका इम्पेक्ट हुआ वो हम डिस्कस करेंगे, और क्या ये टैक्स फाइनल है या नहीं, और रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए टैक्सेशन किस तरह से होगी और इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी। और एक आपको इम्पॉर्टेंट टिप मैंने देनी है जो कि मैं वीडियो के बीच में भी दे सकता हूँ या वीडियो के एंड में भी दे सकता हूँ, लिहाजा वीडियो जो है आपने पूरी देखनी है। ये जो इम्पोर्टेंट टिप है ये उन लोगों के काम आएगी जो लोग इस साल की रिटर्न फाइल करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। फाइनेंस एक्ट 2026 आने से पहले जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ख़ास तौर पे यूट्यूबर्स, उनकी टैक्सेशन किस तरह से होती थी कि उनकी जो भी प्रोसीड्स आती थी बैंक अकाउंट में पाकिस्तान में, उनको 1% के हिसाब से टैक्स किया जाता था सेक्शन 154A के अंडर, जो कि एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज का सेक्शन है। और जितने भी हमारे फ्रीलांसर हजरात हैं उनकी जो पेमेंट्स आती हैं बैंकिंग चैनल के थ्रू 154A के अंडर जो है वो टैक्स होती हैं और 1% के मुताबिक टैक्स होती हैं। और जिन लोगों ने पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाई हुई थी तो उनके ऊपर तो 1% भी नहीं था बल्कि 0.25% टैक्स था, तो वो फाइनल टैक्स रिजीम में फॉल करता था। लेकिन अब फाइनेंस एक्ट 2026 आने के बाद, जो कि एप्लीकेबल हो चुका है 1 जुलाई 2026 से, तो उसके बाद इन्होंने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया, सेक्शन 154B। और उसके अंदर जो है उन्होंने नए रेट्स जो हैं वो मुतारिफ करवाए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए। इससे पहले कि मैं 154B के ऊपर जाऊं, मैं एक छोटी सी आपको एक रिकॉल देना चाहूँगा कि अप्रैल 2026 में SRO 545 और 546 इशू किए गए FBR की तरफ से, लेकिन वो ड्राफ्ट SROs थे। क्या होता है कि ड्राफ्ट SRO पहले इशू किया जाता है और फिर उस पर ऑब्जेक्शंस जो हैं वो इनवाइट की जाती हैं। उन ऑब्जेक्शंस के साथ डील करने के बाद फिर एक फाइनल SRO जो है वो निकाला जाता है जो कि इम्प्लीमेंट होता है। तो अब इस केस में ये हुआ कि SRO 545 और 546 इन्होंने अप्रैल 2026 में निकाला, जो कि ड्राफ्ट था, आगे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और वो SRO काफ़ी हद तक ख़तरनाक था क्योंकि उसमें जो अलाउेबल एक्सपेंसेस हैं ना सिर्फ उनको 30% पे लिमिट किया जा रहा था, बल्कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जो इनकम है वो उसको डीम्ड इनकम के अंदर लेके जाया जा रहा था, जो कि बहुत ख़तरनाक है। और एनीवेज हम इस SRO को तो डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज फाइनल SRO इशू नहीं हुआ। तो अब हम चलते हैं सेक्शन 154B की तरफ, जो कि फाइनेंस एक्ट 2026 में मुतारफ़ कराया गया। अब इस सेक्शन के तहत बैंक्स ने जो भी इनकम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आ रही है उसको उन्होंने टैक्स करना है 5% ऑफ दी प्रोसीड्स पे। इसकी हम आगे जाके एग्जांपल भी समझेंगे। तो 5% के मुताबिक जो प्रोसीड्स है उस पर टैक्स विदहोल्ड करके जो आपका बैंक है वो FBR को जमा करा देगा आपके नाम पर। अब हमने ये देखना है कि ये जो टैक्स कट जाएगा क्या ये फाइनल है, क्या इसके अलावा भी कोई टैक्स देना पड़ेगा या नहीं। अब हम इसको समझते हैं। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जो टैक्सेशन है वो किस तरह से होगी, उसमें सबसे पहले ये देखा जाएगा कि आया कि वो इन्फ्लुएंसर रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अब वैसे तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको इसमें बताता चलूँ कि कोई भी पर्सन जो कि पाकिस्तान में 182 डेज़ से ज़्यादा मुकीम है किसी एक टैक्स ईयर में, तो वो रेजिडेंट पर्सन कहलाएगा। अगर नहीं है तो वो नॉन रेजिडेंट पर्सन कहलाएगा। तो अगर तो नॉन रेजिडेंट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है फिर तो सीधा सीधा हिसाब है कि जो टैक्स बैंक ने काट के उसके नाम पे जमा करा दिया, दैट्स इट, वो फाइनल टैक्स है। फाइनल टैक्स का मतलब ये होता है कि जितना टैक्स आपका कट गया दैट्स इट, आपका उतना ही टैक्स है। किसी किस्म की कोई डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते,
ना ही आप किसी किस्म के टैक्स क्रेडिट्स ले सकते। ये आपका फाइनल टैक्स है, सिंपली आपने अपनी रिटर्न में इसको शो कर देना होता है। तो अब ये देखना है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रेजिडेंट है उसकी टैक्सेशन किस तरह से होगी। उसको इन्होंने मिनिमम टैक्स में फॉल करवाया है, यानी जिसका मतलब ये है कि जितनी भी अमाउंट उन्होंने बैंक ने उनके नाम पे काट कर अंडर सेक्शन 154 बी, जिस तरह मैंने आपको बताया, उनके नाम पे काट कर उन्होंने एफबीआर को जमा करा दी वो अमाउंट, और उस अमाउंट को हम कंपेयर करेंगे उस अमाउंट के साथ कि जब आप एक नॉर्मली कोई भी बिजनेस है उसके आप अकाउंट्स बनाते हैं और उसमें आप अपने एक्सपेंसेस माइनस करके टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते हैं और फिर उसके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो उसके मुताबिक जितना टैक्स बन रहा होगा इन दो अमाउंट्स को हम कंपेयर करेंगे, जो ज़्यादा अमाउंट होगी वो हम पे करेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे। एग्जाम्पल की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टिप देता चलूं। अभी अगर आप टैक्स रिटर्न्स का फॉर्म ओपन करें और आप उसको अगर चेक करें, उसमें खैर अभी कुछ गलतियां हैं, लेकिन अगर आप उसको अभी देखें तो उसके अंदर इन्होंने सोशल मीडिया इनकम का जो एक हेड है वो बनाया हुआ है, और वो जो हेड उन्होंने बनाया हुआ है उसके ऊपर जो है वो आप लोगों को किसी भी किस्म की इनकम फाइल करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये फाइनेंस एक्ट 2026 है जो कि 1 जुलाई 2026 से लागू है, और जो टैक्स रिटर्न अभी फाइल होंगी वो होंगी 30 जून 2026 तक। 1 जुलाई से अगला टैक्स ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक फॉल्ट है जो कि आई डोंट नो कि उन्होंने क्यों दिया हुआ है। तो इसलिए अभी जो टैक्स रिटर्न फाइल होंगी वो पुराने तरीके से ही होंगी। अगले साल की रिटर्न से आप उसको इस तरीके से फाइल करेंगे, और उसमें अभी भी कुछ गलतियां हैं जो कि ठीक होने वाली हैं। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। छोटी सी एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं ताकि मामला क्लियर हो जाए। नॉन रेजिडेंट के मामले में तो मामला बड़ा सीधा है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक रेजिडेंट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। लेट्स से कि उसने एक टैक्स ईयर में 10 मिलियन तक की जो इनकम है वो अर्न की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जो कि उसने नॉर्मली बैंकिंग चैनल्स के थ्रू पाकिस्तान में मंगवाई, और बैंक ने 5% के मुताबिक उसका टैक्स विद होल्ड करके एफबीआर को जमा करा दिया। अब वो अमाउंट बनती है 5 लाख रुपए। अच्छा, ये तो अमाउंट इसकी हो गई जो कि बैंक ने इसके नाम पे जमा करा दी। अब हमने देखना ये है कि क्या ये अमाउंट ज्यादा है या कम है। वो हम कैसे देखेंगे कि अब ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो अपने साल के इख्तिताम पर अपने पूरे अकाउंट्स बनाएगा और उसमें वो देखेगा कि मैंने कितना रेवेन्यू अर्न किया, यानी कि आप कह लें कि 10 मिलियन जो रेवेन्यू उसने वो अर्न किया, और इसके अंदर वो वाला रेवेन्यू भी ऐड होगा अगर आपने किसी बिजनेस की पीआर की है, कोई आपने प्रमोशनल सर्विसेज उनको दी हैं, तो वो अमाउंट भी उसमें एज ए रेवेन्यू शामिल होगी। फिर आप उसमें से जितने भी अलाउेबल एक्सपेंसेस हैं माइनस करेंगे, यानी अलाउेबल एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि जितने भी आपके बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल आपने वीडियो एडिटर हायर किया हुआ है या आप उसको सैलरी दे रहे हैं तो ये आपका बिजनेस एक्सपेंस है। सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो परचेज किए हुए हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी वीडियो एडिट कर रहे हैं तो वो भी आपका एक्सपेंस है। तो इस तरह से तो ये एक्सपेंसेस माइनस करके जो आपके पास अमाउंट आएगी टैक्सेबल प्रॉफिट की, उसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करके अब जितना टैक्स आएगा, लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 60 लाख के आपके एक्सपेंसेस हो गए और 40 लाख का आपका प्रॉफिट आ गया। अब इस पे सपोज कर लें कि 7 लाख रुपए का जो है आपका टैक्स बनता है। तो अब देखा जाएगा, अब इसको हम कंपेयर करेंगे इन दो अमाउंट्स को, यानी 7 लाख और 5 लाख में से 7 लाख जो है अमाउंट ज़्यादा है। इसका मतलब आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो 7 लाख की बनती है। 5 लाख तो आपका ऑलरेडी डिडक्ट हो गया, तो जो शॉर्टफॉल है 2 लाख का वो आप पे कर देंगे। तो ये है मिनिमम टैक्स। अब इसमें मज़ीद क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है एफबीआर की तरफ से जो कि आगे आएगी, क्योंकि ये नया सेक्शन है, पहली बार इसको ऐड किया गया है 154 बी को, और इसके अंदर लिखा हुआ है कि सब सेक्शन 4 के अंदर के एफबीआर जो है वो स्पेसिफिक रूल्स या नोटिफिकेशन जो है वो निकालेगा, और हो सकता है कि उसमें मजीद कोई चेंजेस कर दी जाएं, क्या क्या एक्सपेंसेस अलाउेबल हैं और कितने एक्सपेंसेस अलाउेबल हैं, या कुछ ना कुछ उसमें जो चेंजिंग्स हैं वो आती रहेंगी। तो लिहाजा आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद कोई भी चेंजिंग्स आएँ तो आप उससे आगाह रह सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने टैक्स कंसल्टेंट से रब्ता करके अपने टैक्स रिटर्न्स को टाइमली फाइल करवाइए। सर्विसेज के लिए आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।